Assalamualaikum. वेलकम टू सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एकेडमी साबराबाद। तो आज से हम एमएस वर्ड का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एमएस वर्ड का एक एक टूल को डिटेल से पढ़ेंगे। बिल्कुल ए टू जी फ्रॉम हेड टू टो हम एमएस वर्ड को कवर करने वाले हैं। और मैं हर वीडियो में कोशिश करूंगा कि एक एक टेप को रिकॉर्ड करूं और फिर अपलोड करूं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम एमएस वर्ड की बात करते हैं तो एमएस वर्ड को हम दो तरीकों से यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एक तो ये कि आपने माउस के राइट क्लिक करना है और उसके बाद न्यू पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर लेना है और एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे दें और फिर एंटर प्रेस कर दें। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हमारे पास एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बन गया है और इसको फिर हम डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। सही है ना। दूसरा तरीका यह है कि आपने विंडो बटन को प्रेस करना है और उसके बाद वर्ड को सर्च करना है। तो जैसे आप वर्ड को सर्च करेंगे तो ये सामने हमारे पास आ गया वर्ड, इसको आपने सिंपली ओपन कर लेना है। अच्छा, ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमएस वर्ड का जो फर्स्ट इंटरफेस है जब एमएस वर्ड ओपन होता है तो ये है। यहाँ पर आपको जो भी रिसेंटली कॉमन जो होते हैं, मतलब जो आपने प्रीवियसली पिछले हफ्ते में या कल या परसों या इस हफ्ते में या पिछले हफ्ते में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सेव ओपन की हुई होती हैं, तो वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होती हैं। यहाँ पर लिखा है रीसेंट। रीसेंट का मतलब है कि आपने जो नज़दीकी दिनों में जो ओपन किए हों, या आज ओपन किए हों, कल ओपन किए हों, परसों ओपन किए हों या पिछले हफ्ते में ओपन किए हों, तो वो आपको दिखाई देते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, जिसमें हम अगर कोई खाली पेज लेना चाहते हैं और हम कोई काम करना चाहते हैं, चूंकि हम इससे स्टार्ट लेंगे तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, यहाँ पर आ जाए। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास टेम्पलेट्स, इनको कहते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप सीवी बना रहे हैं, आप लेटर हेड बना रहे हैं, आप कोई वेडिंग कार्ड बना रहे हैं, आप कोई बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, आप कैलेंडर बना रहे हैं, तो या आप कोई इनवॉइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी इनविटेशन, केट सेटर और अलेक्जेंडर, ये जो नाम दिया गया है, और यहाँ पर आप मुख्तलिफ फॉर्मेट देख सकते हैं। तो ये टेम्पलेट ये होते हैं कि अगर कोई काम आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप सीवी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप टेम्पलेट को ले सकते हैं और फिर इसमें अपने मुताबिक, मतलब ये जो पिक्चर लगी हुई है इस पिक्चर को हटा के रिप्लेस करके अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। फॉर्मेटिंग आपको पहले से मिल जाती है और अपना डेटा आप फिर उसमें दोबारा डालते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कार्ड्स को मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर सामने आपके पास थाउजेंड्स ऑफ कार्ड्स के जो टेम्पलेट्स हैं वो आ जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये देख लें। सही है ना। तो जिस कैटेगरी की भी रिलेटेड आपको टेम्पलेट चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन बशर्ते कि आपका सिस्टम जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर दो तीन टेम्पलेट्स के अलावा आपको और टेम्पलेट्स दिखाई नहीं देने वाले। तो कीप इन माइंड, इस बात को आप अपने जहन में बैठा लें। अच्छा, अब हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आपने सिंपली क्लिक कर लेना है। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लेने के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है वो एमएस वर्ड का जो इंटरफेस है, जो एडिटिंग इंटरफेस है, वो हमारे पास सामने आ गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस एरिया को, एमएस वर्ड के लेआउट को जान लेते हैं। एमएस वर्ड के इस एरिया को कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं? टाइटल बार इस एरिया को कहते हैं। अच्छा जी, तो इस एरिया को कहते हैं टाइटल बार और यहाँ इस एरिया को कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अच्छा जी, ये जान लें कि इस एरिया को टाइटल बार क्यों कहते हैं। इस एरिया को टाइटल बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट का नाम शो हो रहा होता है, इस वजह से इसको कहते हैं टाइटल बार। अभी इस डॉक्यूमेंट को हमने सेव नहीं किया, तो सबसे पहले चलो ये कर लेते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना सीखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करेंगे। तो जो भी आपने यहाँ पर लिख लिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं प्रैक्टिस के लिए कोई टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर लाता हूँ, इज इक्वल टू RAND उसके बाद छोटी ब्रैकेट स्टार्ट 9,9। इसको कहते हैं रेंड बिटवीन फार्मूला। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट आ जाए और फिर हम उस टेक्स्ट को इस्तेमाल
कर पाएँ, जिस पर हम सीख पाएँ, मतलब मुख्तलिफ टूल्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ताकि हम उन टूल्स को सीख जाएं कि कौन कौन सा टूल क्या क्या काम करता है। तो रैंडम टिक्स लाने के लिए इस फार्मूला को इस्तेमाल किया जाता है और इसको कहते हैं रैंड बिटवीन फार्मूला। इज इक्वल टू रैंड, ये पहले 9 का मतलब ये होता है कि आपने कितने पैराग्राफ आपको चाहिए, और दूसरे 9 का मतलब होता है कि उस पैराग्राफ में, हर पैराग्राफ में कितने लाइंस आपको चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप लाजमी है कि 9,9 ही यहाँ पर दें। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि 5 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, मतलब अब टू 9 आप जो कुछ वैल्यू भी यहाँ पर ऐड करना चाहें वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एंटर प्रेस कर लेते हैं। तो एंटर जैसे ही प्रेस कर लिया, ये आपके सामने हमारे पास टिक जो है वो आ गया है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये मेरा डॉक्यूमेंट है, मैंने यहाँ पर टिक्स लिख लिया। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। तो सेव करने के लिए आप डायरेक्टली, चूंकि ये डॉक्यूमेंट अभी सेव नहीं है, तो अगर आप यहाँ पर अभी कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, अभी यहाँ पर अगर आप कंट्रोल एस प्रेस, अभी चूंकि हम इस डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम सेव करने वाले हैं और ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव नहीं है, तो अगर अब यहाँ पर आप कंट्रोल एस प्रेस कर दें, कंट्रोल एस जो कि सेव के लिए यूज होता है, तो कंट्रोल एस से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल एस। कंट्रोल एस जैसे ही मैंने प्रेस कर लिया, तो ये मुझे बता रहा है कि आप इस डॉक्यूमेंट को कहां पर सेव कर रहे हैं। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी सेव है, तो कंट्रोल एस दबाने से फिर आपके सामने ये ऑप्शन जो है वो नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पहली बार अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाह रहे हैं, तो जब भी आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, तो इसी तरह आपके सामने लोकेशन जो है वो आएगी कि आप इसको कहां पर किस नाम से सेव करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं फाइल पर क्लिक कर लेता हूं और यहां पर सेव, ये सेव हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो और हमने उसमें कुछ चेंजेस की हो, तो फिर हम कंट्रोल एस या सेव पर प्रेस कर लेते हैं, वो डॉक्यूमेंट वहीं पर सेव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम सेव करेंगे। तो फिर आपने सेव एज पर क्लिक कर लेना है। सेव एज पर क्लिक करने के बाद ये कंप्यूटर आपको ऑप्शन देगा कि ब्राउज कर लो। ब्राउज मतलब अपने कंप्यूटर में कहां पर इसको सेव करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टरी इनको बता दें। तो ब्राउज पर क्लिक करने के बाद आपके पास कंप्यूटर का स्टोरेज जो है वो सामने आ जाएगा। फिर आप जहां पर भी इसको सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डी ड्राइव में सेव करना चाहता हूं, यहां पर आप अपने फाइल को नाम देंगे कि इस नाम से सेव करना चाहता हूं, और ये डॉक्यूमेंट टाइप बता रहा है कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट है। इसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो टाइटल जो है, मैं जो बता रहा था कि इसको टाइटल बार कहते हैं, तो ये यहाँ पर आ गया है। खैर, इसमें हमने डॉक्यूमेंट को सेव करना भी सीख लिया। इसके बाद यहाँ पर आता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार इसको क्यों कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार इसको इसलिए कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ। और मुझे अभी इसके बाद फॉर एग्जांपल, अब जब मैं ये नीचे आ रहा हूं ना, एंटर प्रेस करने से आप नीचे आते हैं, सही है ना? अगर आप लाइन से नीचे आना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे आएंगे, सही है। अब अगर मैं यहां पर टेबल इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट टेब में जाना पड़ेगा और फिर यहां से टेबल को इंसर्ट करना पड़ेगा। और फिर जब मैं अपना टेबल इंसर्ट करूंगा, फिर अपना काम जारी रखने के लिए फिर होम टैब में आऊंगा और फिर अपना जो चीज है वो करूंगा। तो ये मुझसे टाइम लेता है। इसलिए यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार को ऐड किया गया है कि जो कोई टूल आप बार बार इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, या जिस टूल को का इस्तेमाल आपको बार बार सामने आ रहा है कि मतलब इस टूल को बार बार मैंने इस्तेमाल करना है, एक टूल का काम आपके पास बार बार आ रहा है, तो आप क्या कर लेते हैं कि उस टूल को क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर देते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल ये टेबल मुझे बार बार जरूरत पड़ रही है इसकी, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करूंगा, तो ये यहां पर आ जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं होम टैब में भी हूं, यहां होम टैब में हूं, अब भी जब मुझे जरूरत पड़ेगी टेबल की, तो मैं डायरेक्टली यहां पर टेबल पर क्लिक करूंगा और जितनी भी कॉलम्स और रोज मुझे चाहिए वो ऐड करूंगा। उसके बाद फिर अपना काम जारी रखूंगा। मतलब अब मुझे यहां जाने की जरूरत नहीं है। इस वजह से इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। राइट क्लिक कर लें और फिर रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, ये रिमूव हो जाता है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये मतलब सेव ऑप्शन है वगैरह, कुछ और भी टूल्स हैं, सही है ना। यहाँ पर आपने फाइल बटन है। फाइल बटन क्या काम करता है? सबसे पहले ये आपको इन्फो देता है आपके डॉक्यूमेंट के बारे में। इंशाल्लाह ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, मैनेज डॉक्यूमेंट, ये सब क्या चीजें हैं, तो इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो इसको छोड़ दें फिलहाल।
ये आपके पास न्यू, अगर आपने अपने वर्ड का न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है, फॉर एग्जांपल फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि मेरा ये डॉक्यूमेंट है। अब मैं न्यू फाइल को ओपन करना चाह रहा हूं, तो मैं फाइल पर क्लिक करूंगा और न्यू पर क्लिक करूंगा, तो ये आप देख सकेंगे कि ब्लिंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूंगा, अब ये मेरा न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 2, वो असद वाला जो डॉक्यूमेंट था वो अब पीछे रह गया है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूं। अब फाइल के बाद दूसरा आता है ओपन। ओपन इसलिए यूज किया जाता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से कोई एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है और आप उसे ओपन करना चाहते हैं, तो आपने ओपन पर क्लिक कर लेना है और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपने डबल टैप करके फिर यहां पर ओपन कर देना है। सही है ना? सेव का मैंने ऑलरेडी बता दिया और सेव एज का भी ऑलरेडी बता दिया, और प्रिंटिंग, शेयर, एक्सपोर्ट वगैरह क्या होते हैं ये जब हम आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे। और ये होते हैं टैब्स। ये हो गया फाइल बटन, ये हो गए क्विक एक्सेस टूल बार, ये हो गया टाइटल बार, और ये हो गए हमारे पास टैब्स होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। तो ये सारे टैब्स हैं हमारे पास। सही है ना? अब होम टैब में यहाँ पर जब आप टैब पर प्रेस कर लेते हैं तो हर टैब का अपना एक रिबन होता है, इसको कहते हैं रिबन। ये जहां पर मैं कर्सर को मूव कर रहा हूं ना, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसको कहते हैं रिबन। सही है ना? और रिबन में मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स हैं और एडिटिंग है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं। सही है ना? इसके बाद हर ग्रुप में हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमारे पास कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट है। फॉन्ट में भी हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं। पैराग्राफ में भी हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं। स्टाइल्स में हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं, और एडिटिंग ग्रुप में भी हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स मौजूद होते हैं। सही है? इसके बाद यहाँ पर नीचे अगर आप आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी समझाऊंगा कि क्या होता है। ये हमारे पास हमारा पेज है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का। अच्छा, तो ये जो मेन एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा मेन पेज होगा एमएस वर्ड का, जिसमें हम फॉर एग्जांपल जो कुछ भी लिखना चाहें, चाहे लेटर टाइप करना चाहें या डॉक्यूमेंट बनाना चाहें या जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पर मेन पेज में करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर हमारे पास पेजेस काउंट होते हैं कि आपके पास कितनी पेजेस हैं। फिलहाल हमारे पास 2 पेजेस हैं, 1 ऑफ 2। और यहाँ पर हमारे पास अल्फाज काउंट होंगे, वर्ड्स काउंट होंगे, कि अब ये कह रहे हैं कि आपके पास 1288 अल्फाज हैं। और ये आपको लैंग्वेज का बता रहा है कि लैंग्वेज कौन सा है। ये है हमारे पास रीडिंग मोड। रीड मोड का क्या मतलब होता है कि आपके पास कोई बुक है या ई बुक आपने खोली हुई है, या कोई फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर रिपोर्ट बनाई हुई है, या आपका प्रोजेक्ट है या थीसिस है, और आप उनको सिर्फ स्टडी आउट करना चाहते हैं, एक लुक देना चाहते हैं या रिवाइज करना चाहते हैं, तो सिंपली आप यस पर क्लिक करेंगे रीड मोड पर, तो ये आपके पास रीड मोड में आ जाएगा और फिर अपने डॉक्यूमेंट को आप फिर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते आप। अगर इस मीनिंग को स्किप करना है तो स्किप का बटन जो है, ESC का जो बटन है, उसको आपने प्रेस करना है तो ये स्किप हो जाता है। सही है? और ये प्रिंट लेआउट है, ये जो मौजूदा लेआउट है इसको कहते हैं प्रिंट लेआउट। और ये वेब लेआउट है, जिस तरह हम इंटरनेट में ब्राउजिंग नहीं करते, जिस तरह हमें वो वेब पेज दिखाई देता है, तो ये और कुछ नहीं करता। ये क्या करता है कि आपकी जो पेज विड्थ है उसको बढ़ा देता है, और आपको आपका डेटा जो है वो उस तरीके से आपको फिर ये दिखा देता है। लेकिन आपने काम करना है प्रिंट लेआउट में। सही है ना? इसके बाद अगर आप यहाँ पर देख लें तो ये हमारे पास जूम बार, जितना आप प्लस साइड पे जाएंगे इसको कहते हैं जूम इन, और जितना आप नेगेटिव साइड पे आते हैं इसको कहते हैं जूम आउट। प्लस जूम इन, नेगेटिव जूम आउट, जूम इन और जूम आउट। सही है? और ये हमारे पास स्क्रॉल बार है, या इसको स्लाइड बार भी कहते हैं, जिससे हम अप एंड डाउन हो सकते हैं। यहाँ पर आपने माउस लेफ्ट बटन को होल्ड करना है, यहाँ से आप नीचे और ऊपर जा सकते हैं, या ये जो आप एरो देख रहे हैं इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं और यहाँ से आप नीचे आ सकते हैं। सही है? तो ये था हमारे पास एमएस वर्ड का जो है वो बेसिक लेआउट। अभी हम स्टार्ट लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो है हमारे पास क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में हमारे पास कौन कौन से टूल्स आते हैं? कट आता है, कॉपी आता है, फॉर्मेट पेंटर आता है और पेस्ट आता है। तो इसका क्या मतलब है? चलो अब हम इसको देख लेते हैं कि अब इसमें क्लिपबोर्ड में ये कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लिपबोर्ड में हमारे पास कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट है। सही है ना? सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कट का क्या मतलब है। कट का मतलब यह है
कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट है या ऑब्जेक्ट है या इमेज है या जो कोई चीज़ भी है, हमारे पास शेप भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है या टेक्स्ट भी हो सकता है, सही है ना। तो अगर मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करना है और जहां तक आपने सेलेक्ट करना है वहां तक चले जाना है। उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन को अनहोल्ड कर देना है, सही है ना। तो ये सिलेक्शन हो गई। अब हमने क्या करना है कि जब हम कट पर क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ जो है वो वहां से कट हो जाएगी, सही है ना। कट का क्या मतलब है कि जब भी हम किसी पैराग्राफ, ऑब्जेक्ट या पिक्चर को यहां से रिमूव करना चाहते हैं और उसको कहीं और जगह पर पेस्ट करना चाहते हैं, कहीं और जगह पर लाने को पेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं उस पैराग्राफ को यहाँ लास्ट में लाना चाहता हूँ तो डबल टैप यहाँ पर करूंगा, मेरा कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो वो पैराग्राफ यहाँ पर आ जाएगा, सही है। तो कट का ये मतलब है कि जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, पिक्चर है, शेप है या टेक्स्ट है, उसको आप यहाँ से कट करना चाहते हैं तो आपने उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कट पर चले जाना है, तो कट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो कट हो जाएगा। और जहां पर भी आप उसे पेस्ट करना चाहते हैं, मतलब लाना चाहते हैं, अब यहाँ से आपने कट कर लिया ना, तो इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ यहीं पर पेस्ट होगा। कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर अगर आपके पास हो, वहां पर भी अगर आप कंट्रोल वी प्रेस करते हैं, मतलब जो कि पेस्ट की शॉर्टकट की है, तो फिर वो टेक्स्ट वहां पर भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, ये नोटपैड आ जाए, तो ये नोटपैड आ गया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? कंट्रोल वी। कंट्रोल वी जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करता हूं तो वो पैराग्राफ आप देख सकते हैं कि यहां पर भी आ गया है, सही है ना। तो ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपने किसी चीज को कट या कॉपी किया है यहां से, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ यहीं पर ही पेस्ट होगा। इसका मतलब ये है कि वो यहां पर भी पेस्ट हो सकता है, जबकि इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है तो वहां पर भी ये पेस्ट हो सकता है। आई होप यू गॉट इट। इसके बाद हमारे पास आता है कॉपी। कॉपी का मतलब यह है कि आपके पास ये पैराग्राफ है और आप चाहते हैं कि ये यहाँ पर भी मौजूद हो और मैं इसकी एक कॉपी बनाना चाहता हूँ और वो इसी डॉक्यूमेंट में कहीं और जगह पर, किसी और जगह पर या किसी दूसरे टेक्स्ट एडिटर में पेस्ट करना चाहता हूँ, मतलब इसकी दो कॉपीज बनाना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी हो और वहां पर भी हो। तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और कॉपी कर लेना है। तो इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट करेंगे, पेस्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर भी आ जाता है, सही है। इसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पैराग्राफ है, सही है, और इस पैराग्राफ पर मैंने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से बोल्ड किया है, इटालिक किया है, अंडरलाइन किया है और इसके अलावा मैंने इसके कलर को चेंज कर दिया है। अब मैं ये चाहता हूं कि जो फॉर्मेटिंग मैंने इस पैराग्राफ पर की है वही फॉर्मेटिंग डायरेक्टली इस पैराग्राफ पर भी अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर के लिए को इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेट कहते हैं स्टाइल को, पेंटर कहते हैं पेंट करने को, सही है ना। मतलब किसी स्टाइल को किसी जगह से या किसी पैराग्राफ से कॉपी करना और फिर उसको कहीं और पे पेस्ट करना, इसको कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने इस होल पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि इस स्टाइल को अप्लाई कर लूं तो सिर्फ टू को भी अगर मैं कॉपी करता हूं फिर भी ये सारे पैराग्राफ पर यही स्टाइल जो है वो अप्लाई होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब क्या करता हूं कि फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर लेता हूं। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ टेक्स्ट के ऊपर आ रहा हूं तो ये मेरे कर्सर के साथ ब्रश का निशान आ रहा है। इसका मतलब कि आपने फॉर्मेट पेंटर को या फॉर्मेट को ऊपर के फॉर्मेट को कॉपी किया हुआ है। इस पर अप्लाई कैसे होगा? माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करना है और जहां तक आपने अप्लाई करना है वहां तक चले जाना है और फिर माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि वो फॉर्मेट यहाँ पर भी अप्लाई हो गई है। तो इसके कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। और पेस्ट तो आपने देख लिया है कि पेस्ट का क्या मतलब है कि जब आपने किसी चीज को कॉपी या कट कर लिया है और उसको कहीं दूसरी जगह पर पेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद आते हैं जी इसकी शॉर्टकट कीज पर। कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ से कट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल एक्स के साथ ये कट हो जाता है।
और कहीं और पर पेस्ट करना चाहता हूं तो आपने सिंपली कंट्रोल वी प्रेस कर देना है। तो कंट्रोल वी प्रेस करने से वो दूसरी जगह पर आ जाता है। और इसके अलावा फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट सी। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट सी, ये कॉपी कर लिया। अब इस पर मैं अप्लाई करना चाहता हूं तो इसको सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ इस पर पेस्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट वी। सही है। अगर आप शॉर्टकट कीज याद रखना चाहते हैं तो उसकी टेंशन ना लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैं कट पर कर्सर को मूव करता हूं तो यहाँ पर मुझे शॉर्टकट की दिखाई दे रही है कि कंट्रोल एक्स इसकी शॉर्टकट की है। और अगर मैं कॉपी के ऊपर अपने कर्सर को होल्ड रखता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुझे शॉर्टकट की बता रहा है कि कंट्रोल प्लस सी इसकी शॉर्टकट की है। सही है। तो जितनी भी टूल्स हैं जिनकी शॉर्टकट की मौजूद होती है, तो जैसे ही आप उस पर कर्सर को मूव करेंगे या उस पर कर्सर को रोकेंगे तो वो आपको इसकी शॉर्टकट की बता देगा कि इसकी शॉर्टकट की ये है। सही है। इसके बाद आता है हमारे पास फॉन्ट ग्रुप। क्या आता है? फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप जो है, फॉन्ट कहते हैं टेक्स्ट को, सही है, लिखाई को। अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये ग्रुप जो है ये सारा रिलेटेड है फॉन्ट के स्टाइल के हवाले से। अगर आपने फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करना है, फॉन्ट के साइज को डिक्रीज करना है, सबस्क्रिप्ट करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये फॉन्ट ग्रुप से होती हैं। सबसे पहले अगर मैं ये चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं ये करना चाहता हूं कि मैं अपने इस पैराग्राफ के स्टाइल को चेंज करना चाहता हूं, तो मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद यहां पर आऊंगा, ये ड्रॉप डाउन एरो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो यहां पर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट स्टाइल जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो आपने जो कोई भी फॉन्ट स्टाइल इस पर अप्लाई करना है, सिंपली क्लिक कर लेना है और वो फॉन्ट स्टाइल इस पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आता है फॉन्ट साइज को आपने डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है। सही है। अगर आप टूल अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने ये करना होगा कि सिलेक्शन आपको लाजमी करनी है। सही है ना। ऐसा ना हो कि आपने कोई सिलेक्शन नहीं की और यहाँ से आप वो टूल अप्लाई कर रहे हैं तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जहां पर भी मतलब जो भी इफेक्ट ऐड करना है या टूल इस्तेमाल करना है, पहले आपने सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद फिर जब यहाँ पर आएंगे तो जैसे ही मैं 8, 9, 10, ये आप देख सकते हैं कि ये साइज डिक्रीज हो रहा है। और जैसे ही मैं नीचे आऊंगा, मतलब पॉइंट जितने इंक्रीज होते जाएंगे तो उसके उसका फॉन्ट साइज जो है वो भी उसके साथ साथ इंक्रीज होता जाता है। सही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टूल जो है इससे भी हम अपने फॉन्ट साइज को डिक्रीज, कम या इंक्रीज ज्यादा कर सकते हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास आता है फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज के लिए ये टूल्स भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये फॉन्ट साइज को इंक्रीज करता है, अगर इस पर क्लिक करता हूं तो ये फॉन्ट साइज को डिक्रीज करता है। आई होप यू गॉट इट। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास टूल आता है बोल्ड का। तो अगर मैं इस बोल्ड पर क्लिक कर लूं तो ये आप देख सकते हैं कि ये फॉन्ट के वेट को बढ़ा देता है, मतलब फॉन्ट को थोड़ा हाईलाइटेड कर देता है। सही है। इटैलिक पर अगर आप प्रेस कर लें तो ये आपके टेक्स्ट को थोड़ा वो क्रॉस कर देता है, जिसको हम तिरछा बोलते होते हैं, तिरछा कर देता है ये इसको। सही है। इसके बाद हमारे पास होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब यह है कि आपने अपने जो भी सिलेक्शन की है तो उसको आप नीचे लाइन देना चाहते हैं, तो अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो वो नीचे लाइन आ जाएगी। सही है। और इसके अलावा अगर आप अंडरलाइन के स्टाइल और कोई और अंडरलाइन का स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे ही आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ किस्म के और भी अंडरलाइन के स्टाइल्स होते हैं, तो वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू जैसे कि हम फॉर एग्जांपल पेपर लिखते हैं या कोई नोट लिखते हैं, तो जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम क्या कर देते हैं कि उस एरिया पर क्रॉस लगा देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई मिस्टेक है। तो इसी तरह स्ट्राइक थ्रू का भी यही मकसद है कि फॉर एग्जांपल कहीं पर मिस्टेक हुई है या कोई चीज़ गलत है, स्पेलिंग में मिस्टेक है या लाइन गलत है, तो उसको सेलेक्ट करते हैं और फिर स्ट्राइक थ्रू के थ्रू उस पर वो लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर मिस्टेक है या ये वर्ड या ये लाइन जो है ये इंक्लूडेड नहीं है जो बात मैं करना चाह रहा हूं। सही है। इसके बाद आता है हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है, आपने मैथ्स तो देखा होगा या केमिस्ट्री के फार्मूला को अगर देखें, फॉर एग्जांपल H2O, आप सभी से जानते होंगे कि ये वाटर का फार्मूला है। तो इसमें ये जो 2 होता है ये बिल्कुल H के बेस में होता है। सही है। तो सबस्क्रिप्ट का मकसद ये होता है कि आपने उस वैल्यू को सेलेक्ट करना है और फिर सबस्क्रिप्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली नीचे बेस में आ जाएगा।
सही है। इसके बाद आता है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट भी आपने मैथ्स के फॉर्मूले देखे होंगे, फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो वो तो स्क्वायर होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 जो है ये बिल्कुल ए के साथ है और बी के साथ है, लेकिन ये पावर में होना चाहिए। तो अगर आप इसको पावर में लेना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करना है और फिर सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक कर लेना है, तो ये पावर में चला जाएगा। इसी तरह इसको सेलेक्ट करना है और फिर इसको क्लिक करना है, तो ये भी सुपरस्क्रिप्ट में चला जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी का मतलब यह है कि आपके पास कोई टेक्स्ट है, तो आप क्या करना चाहते हैं कि उसको स्टाइलाइज करना चाहते हैं, स्टाइल देना चाहते हैं, डिजाइन देना चाहते हैं। तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो जो भी फॉर्मेट आप यहाँ से देना चाहते हैं सिंपली आपने क्लिक कर लेना है। तो अब आप इसको देखें कि ये एक अलग ही स्टाइल में जो है वो हमारा टेक्स्ट जो है वो आ गया है, ये आप देख लें। सही है, ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह नहीं है जिस तरह ये है, इसमें बाकायदा एक डिजाइन मौजूद है। इसके अलावा अगर आप मजीद इफेक्ट डालना चाहते हैं तो सिंपली आपने ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर लेना है, आउटलाइन देना है। आउटलाइन कहते हैं बाहरी बॉर्डर को, जो बाहर के बॉर्डर्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये एच है, एच के जो आउटलाइन है ये बाहर बॉर्डर जो होते हैं, सही है, इसको आउटलाइन कहते हैं। अगर आपने आउटलाइन को कलर देना है तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं रेड आउटलाइन देना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं। अब इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, तो आप देख लें कि इस टेक्स्ट के जो आउटलाइन है, मतलब बाहरी बॉर्डर है, उन पर रेड कलर जो है वो आ चुका है। सही है ना। अच्छा, इसके बाद अगर आप कोई और भी इन पर इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अगर शेडो देना चाहते हैं, मतलब पीछे अगर आप शेडो देना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो ये शेडो पीछे दे रहा है। अभी अगर मैं नॉर्मल कर दूं तो ये है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर लूं और शेडो देना चाहूँ तो यहाँ पर आप शेडो भी इसको दे सकते हैं। सही है। इसके बाद रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वो मिरर वाला इफेक्ट जो होता है, मतलब या वाटर के नज़दीक जब आप खड़े होते हैं ना, किसी दरिया या झील के नज़दीक खड़े हो जाएं, तो आपका शेडो जो है या आपका जो अक्स है वो भी पानी में दिखाई देता है। तो इसी तरह ये अक्स बना देता है रिफ्लेक्शन को। ग्लो का मतलब ये है कि अगर आप ग्लो निकलवाना चाहते हैं कि मेरे टेक्स्ट से ग्लो निकले, तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। सही है। तो ये कुछ स्टाइल्स हैं जो कि टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी से हम देते हैं। और ये है हमारे पास हाइलाइटर। हाइलाइटर का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल जिस तरह हम किसी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं या आपके पेपर्स हैं उनके लिए तैयारी करते हैं, तो आपके जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना, तो उनको आप हाईलाइट करते हैं। ये आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि जब मैं एप्लीकेशन कोई पढ़े इस एप्लीकेशन को, तो उसकी नज़र मेन इस पॉइंट पर आ जाए, तो आप उस जगह को हाईलाइट कर देते हैं ताकि सीधी बंदी की नज़र उस चीज़ पर पड़े। तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है और फिर हाईलाइटर पर आ जाना है और जो भी हाइलाइटर कलर आप देना चाहते हैं सिंपली आपने उसको क्लिक कर लेना है, वो हाइलाइटर कलर उस पर आ जाएगा। अब अगर मैं इस हाइलाइटर कलर को रिमूव करना चाहता हूं तो सिंपली आपने ये क्लिक कर लेना है और नो कलर पर क्लिक कर लेना है और जहां पर आपने हाइलाइटर अप्लाई किया है माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करना है और उस एरिया को सेलेक्ट कर लेना है, तो वो वहां से रिमूव हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। अभी भी हाइलाइटर ये कर्सर आप देख सकते हैं कि हाइलाइटर मौजूद है यहाँ पर। तो जब हाइलाइटर पर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो हाइलाइटर खत्म हो जाएगा यहाँ से। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर का मतलब ये होता है कि सिंपली आपने इस टेक्स्ट के कलर को आप देख सकते हैं, अब येलो है हमारे पास। अगर मैं इसको रेड करना चाहता हूं तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और अगर मैं रेड पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये रेड हो गया, अब ये येलो हो गया, अब ये ग्रीन हो गया, अब ये कलर चेंज हो गया। मतलब जो भी कलर आप देना चाहते हैं तो वो कलर आप यहाँ से मोर कलर पर आप क्लिक करेंगे, या अगर आप ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो ग्रेडियंट कलर भी आप अपने टेक्स्ट को यहाँ से टेक्स्ट दे सकते हैं। अगर आप मजीद ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर ग्रेडियंट फिल पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लिया और अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा ब्लू है और थोड़ा ये आप देख लें। सही है, आप देख सकते हैं अपने टेक्स्ट के कलर को। तो ये भी आप कर सकते हैं कहाँ से? अपने टेक्स्ट कलर से और टेक्स्ट कलर में ग्रेडियंट से, या अगर आप कोई सॉलिड कलर देना चाहते हैं, जब एक कलर हो तो उसको कहते हैं सॉलिड कलर। लेकिन अगर आप ग्रेडियंट मतलब मल्टीपल कलर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस एंगल में करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से फिर कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।
इसके बाद लास्ट जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है इस ग्रुप में वो है हमारे पास चेंज केस का। चेंज केस का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ मैंने लिख लिया है, अब इस सारे के सारे पैराग्राफ को मैं कैपिटल ABC में लिखना चाहता हूँ, कैपिटलाइज करना चाहता हूँ। तो सिंपली आपने चेंज केस पर क्लिक कर लेना है और अपर केस पर क्लिक कर लेना है, तो ये सारा के सारा कैपिटल में आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं लोअर केस में जाना चाहता हूं तो लोअर केस पर क्लिक करें तो ये सारा के सारा लोअर केस में आ जाएगा। इसी तरह अगर आप सेंटेंस केस में लाना चाहते हैं, सेंटेंस केस का क्या मतलब है, जब भी हम इंग्लिश लिखते हैं तो उसके रूल्स ये हैं कि आपने सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लिखना है और बाकी जो है वो स्मॉल लिखने हैं। तो इसी फॉर्मेट में अगर आप लाना चाहते हैं तो सेंटेंस केस में ये हो जाएगा कि जो लाइन की स्टार्टिंग लेटर होगा, लाइन का जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो क्या होगा, वो कैपिटल में होगा, जबकि बाकी जो है वो स्मॉल में होंगे। ये आप देख सकते हैं कि व्हेन ये अनदर लाइन है, ये फुल स्टॉप है, और जैसे ये नई लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है तो W जो है वो कैपिटल में है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह मजीद इसमें है कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब यह है कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी आपके पास पैराग्राफ है या लाइन है, उस लाइन में जितनी भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होगा। ये आप देख सकते हैं, चेंज का C कैपिटल है, टू का T कैपिटल है, मैच का M कैपिटल है, यूवर का Y कैपिटल है, न्यू का N कैपिटल है। तो इसको कहते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। सही है। इसके बाद आता है टोगल केस। टोगल केस कैपिटलाइज ईच वर्ड के अपोजिट है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वर्ड का जो पहला लेटर है वो स्मॉल होगा, बाकी कैपिटल होगा, ये स्मॉल होगा, बाकी कैपिटल होगा, ये स्मॉल होगा, बाकी कैपिटल होगा। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी इस बात की। अच्छा, अभी आते हैं शॉर्टकट कीज की तरफ। अगर आप चेंज केस अप्लाई करना चाहते हैं तो शिफ्ट F3 शॉर्टकट की है चेंज केस का, कैपिटलाइज करेगा, लोअर केस में लाएगा और कैपिटलाइज ईच वर्ड करेगा। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। अब ये लोअर जो है वो सेंटेंस केस में आ गया है। जब मैं शिफ्ट F3 प्रेस करूंगा तो ये कैपिटलाइज हो गए। अब जब मैं शिफ्ट F3 प्रेस करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि सारे लोअर केस में आ गए हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास आता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब यह है कि जितनी भी आपने स्टाइल्स वगैरह अप्लाई किए हैं, आप चाहते हैं कि सारे के सारे स्टाइल्स जो हैं वो रिमूव हो जाएं, तो आपने सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर लेना है, तो आपका टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा जिस तरह आपने पहले टाइप किया था। सही है। अब आते हैं बाकी के शॉर्टकट कीज। अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो जिस टेक्स्ट को बोल्ड करना है उसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल B प्रेस कर देना है। अगर इटालिक अप्लाई करना है तो कंट्रोल I से वो इटालिक हो जाता है। अगर अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल U से वो अंडरलाइन हो जाता है। सही है। अब इसमें आता है सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। अगर आपने सबस्क्रिप्ट अप्लाई करना है तो सिंपली आपने क्या करना है कि शिफ्ट इक्वल टू प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? शिफ्ट इक्वल टू। शिफ्ट इक्वल टू के साथ वो सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। अगर आपने पावर में किसी चीज को लाना है, मतलब ऊपर लाना है, अब ये 2 है, मैं इसको पावर में ले जाना चाहता हूं, तो आपने कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू, ये पावर में चला गया। इसी तरह ये भी कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू, तो ये भी आपके पास आ गया पावर में। सही है। चेंज केस का हो गया, कैपिटलाइज वो सबस्क्रिप्ट का हो गया और सुपरस्क्रिप्ट का हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया। अब आते हैं फॉन्ट साइज इंक्रीज शॉर्टकट की तरफ कि फॉन्ट साइज को अगर मैंने शॉर्टकट की से इंक्रीज करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के साथ फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का बटन जब आप दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड रखना है और लेस देन बटन को प्रेस करना है। जितना आप साइज को डिक्रीज करना चाहते हैं वो डिक्रीज कर सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के साथ जितना आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो उसके साथ इंक्रीज होगा। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल प्लस, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं मैथ्स में आपने पढ़े होंगे, जिसको हम बड़ी ब्रैकेट शुरू बड़ी ब्रैकेट बंद कहते हैं, तो बड़ी ब्रैकेट शुरू के साथ क्या होगा कि फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा, और कंट्रोल बड़ी ब्रैकेट बंद के साथ, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज का जो बटन होता है, जब आप कंट्रोल होल्ड रखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज के बटन को प्रेस करेंगे तो इससे भी फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है। एक है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, जबकि एक है कंट्रोल बड़ी ब्रैकेट शुरू और बड़ी ब्रैकेट बंद के साथ फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है।
तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर कुछ टूल्स हैं, जिनमें से हमारे पास बुलेट्स हैं, नंबरिंग है, और मल्टी लेवल लिस्टिंग है, इंडेंटेशन है, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट है, और टेक्स्ट डायरेक्शन है, और सॉर्टिंग ऑप्शन है, शो एंड हाइड ऑप्शन है, लेफ्ट एलिमेंट है, सेंटर एलिमेंट है, राइट एलिमेंट है, और जस्टिफाई है, और इसके अलावा पैराग्राफ स्पेसिंग है, लाइन में पैराग्राफ स्पेसिंग है, शेडो है, और बॉर्डर है। तो सबसे पहले बुलेट्स की अगर हम बात करें तो बुलेट्स इसलिए यूज होते हैं ताकि जब हम पॉइंट्स में बात करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि आप ऐसा करें कि कंप्यूटर के कुछ 5 फवायद बयान करें, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर देंगे 1 और कुछ लिखेंगे एक एडवांटेज, और फिर 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा लाइन, और फिर 3 लिखेंगे, फिर उसके साथ दूसरा लाइन, फिर 4 लिखेंगे, उसके बाद दूसरा लाइन। अब क्या होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो तो ये करते हैं कि यहाँ पर नंबरिंग देते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, आपने देखा होगा कि वो यहाँ पर नंबरिंग नहीं देते, वो यहाँ पर फॉर एग्जांपल डॉट्स वगैरह लगा रहे होते हैं, सही है ना। तो जब भी हम डॉट्स 1 2 3 के बजाय डॉट्स या कोई सिंबल लगाना चाहें, इलामत लगाना चाहें, तो उसको हम बुलेट्स कहते हैं। सिंपली बुलेट्स आपने कैसे लगाने हैं, जिस चीज की भी आपने बुलेट लगानी है तो उस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है, मतलब जिस पैराग्राफ को या जिस नंबरिंग को या जिन सेंटेंसेस को आपने बुलेट्स लगाने हैं उनको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आ जाना है, और कौन से बुलेट आपने लगाने हैं, कौन से फॉर्मेटेड बुलेट जो हैं या फॉर्मेट के बुलेट्स आपने लगाने, सिंपली आपने क्लिक कर लेना है तो वो बुलेट यहाँ पर लग जाते हैं। इसके बाद ये लास्ट वाले ऑप्शन के पास जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये बुलेट्स आपके पास आते जाएंगे, जितनी भी बुलेट्स आपको चाहिए वो आपके पास आते जाएंगे। अगर आप नहीं चाहते, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख लिया और इसके बाद मैं बुलेट्स को नहीं चाहता कि मजीद बुलेट्स आएं, तो आपने सिंपली एक बार एंटर प्रेस करना है, उसके बाद बैक स्पेस प्रेस कर देना है, तो वो बुलेट्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास बुलेट जो है वो नहीं आते। तो इसको कहते हैं बुलेट्स। अगर आप बुलेट की फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपने सेलेक्ट करना है और दूसरे फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है, तो वो बुलेट फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा। ये फॉर्मेट जो है, ये बुलेट जो है, ये आपने ज्यादातर सीवी में देखे होंगे, जब भी सीवी बना रहे होते हैं ना, करिकुलम वीटा जो होता है, तो उसमें ज्यादातर पॉइंट्स में ये बुलेट जो है ये ज्यादातर पॉपुलर है और ये बुलेट्स दिए जाते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं इन बुलेट्स को बिल्कुल रिमूव करना चाहता हूं तो सिंपली आपने इस डेटा को सेलेक्ट करना है और फिर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद नन पर क्लिक कर लेना है, तो वो खत्म हो जाते हैं, सही है। इसके बाद नेक्स्ट टूल जो आता है वो आता है नंबरिंग का। नंबरिंग का टूल क्या काम करता है, जिस तरह मैंने यहाँ पर 1 2 3 दिए हुए हैं, अगर आप अपने डेटा को या पॉइंट्स को 1 2 3 में नंबरिंग देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में या ईबीसी फॉर्मेट में, कैपिटल ईबीसी में, रोमन में, स्मॉल ईबीसी में और स्मॉल रोमन में इसको देना चाहता हूँ, तो सिंपली आपने क्लिक कर लेना है और वो नंबरिंग इस पर अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद अगर आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये मजीद आगे चलते जाएंगे, जस्ट लाइक बुलेट्स, जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया। अगर इस पॉइंट के बाद आप मजीद नंबरिंग नहीं चाहते तो आपने सिंपली एक बार एंटर प्रेस करना है और फिर उसके बाद बैक स्पेस प्रेस कर देना है, तो वो नंबरिंग खत्म हो जाती है, मजीद नंबरिंग नहीं होगी। इसी तरह 1 2 3 में भी सेम यही फॉर्मेट है। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लें, ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कर लें और 1 2 3 पर क्लिक कर लें, तो ये आप देख सकते हैं कि जितना आप नीचे जाते जाएंगे तो नंबरिंग आती जाएगी। अगर नहीं चाहते तो सिंपल आपने बैक स्पेस प्रेस कर देना है, तो नंबरिंग यहाँ से खत्म हो जाती है, सही है। तो ये है नंबरिंग, और जो भी नंबरिंग आप जो भी फॉर्मेट में देना चाहते हैं, सिंपली आपने सेलेक्ट करना है डेटा को और वो नंबरिंग यहाँ पर अप्लाई करनी है, वो नंबरिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। और अगर आपने रिमूव करना है तो सिंपली ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कर लें और नन पर क्लिक कर लें, तो वो खत्म हो जाती है, सही है। इसके बाद आता है हमारे पास मल्टी लेवल लिस्टिंग। मल्टी लेवल लिस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर रेंडम पैराग्राफ जो है वो पहले ला देता हूँ, इज इक्वल टू रेन 9,9, उसके बाद छोटी ब्रैकेट 1 और प्रेस एंटर। तो ये आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ आ गया। अब मल्टी लेवल लिस्टिंग का क्या मतलब होता है, मल्टी लेवल लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो आपने अपने बुक्स में देखा होगा कि फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ का हेडिंग है कंप्यूटर, सही है ना, लेकिन यहाँ कंप्यूटर के सामने लिखा होता है 1.0, इस तरह होता है, और यहाँ पर इसके बाद ये पैराग्राफ होता है। अब अगर नीचे वाला पैराग्राफ जो है
ये इस मेन चैप्टर का सब टॉपिक है, मतलब यही टॉपिक कंटिन्यू है। तो यहाँ पर लिखा होता है 1.1 और उसमें लिखा होता है रैम। इसी तरह 1.1 के बाद यहाँ पर आता है आपके पास 1.2, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता है आपके पास 1.2 और यहाँ पर लिखा होता है रोम। सही है ना। तो इसको कहते हैं मल्टी लेवल लिस्टिंग। तो मल्टी लेवल लिस्टिंग हमने यहाँ पर अप्लाई करनी कैसे करनी है तो वो जरा देख लें। अभी अब क्या करना है, मैंने फॉर एग्जांपल ये मैं हेडिंग है 1.0, चूंकि मैंने मैन्युअली ऐड किए हैं, इनको मैं रिमूव करता हूं और रैम ये भी मैं रिमूव करता हूं। अभी देखें, ये है मेरे पास कंप्यूटर और मैं इसको यहाँ से हेडिंग 1 स्टाइल दे रहा हूँ, ये दे दिया। इसके बाद है रैम, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर दे रहा हूँ हेडिंग 1। इसी तरह अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इनको अब मैं नंबरिंग देना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये 1.1 हो या 1.0 हो या 1.1 हो और ये 1.2 हो। सही है। तो कैसे देंगे, आपने क्या करना है कि सिंपली इनको सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद मल्टी लेवल लिस्टिंग पर आ जाना है और यहाँ पर आपने सिंपली एक फॉर्मेट सेलेक्ट करना है कि कौन सा फॉर्मेट आप देना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 1 है और ये 1.1 है, ये 2 हो गया और ये 2.1 हो गया। अब आप चाहते हैं कि नहीं, नेक्स्ट जो टॉपिक हो इसमें 1.2 ऐड हो, तो आपने सिंपली एंटर प्रेस कर लेना है तो 1.2 आ जाता है यहाँ पर खुद ब खुद। आपका जो भी टॉपिक है आपने उसको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है और इसके बाद जैसे ही आप एंटर फिर प्रेस करेंगे तो 1.3 आएगा, फिर एंटर प्रेस करेंगे 1.4 आएगा, फिर एंटर प्रेस करेंगे 1.5 आएगा। सही है। इसी तरह अगर आप इस पैराग्राफ के बाद भी अब एंटर प्रेस करेंगे तो 2.2 आ गया, फिर एंटर प्रेस करें 2.3, फिर एंटर प्रेस करें 2.4। तो इसी तरह आपकी सीरीज जो है वो नीचे आती जाएगी। और ये ज्यादातर ये बुक्स में जब टॉपिक्स को मेंशन किया होता है ना, तो इसी तरीके से किया होता है कि 2 है, रैम चैप्टर है तो इसमें 2.1 आता है, 2.2, 2.3, 2.5 अप टू 2.9 तक ये आ जाता है ना। तो इसी तरह से नंबरिंग होती है। तो इसको कहते हैं मल्टी लेवल लिस्टिंग। क्या कहते हैं? मल्टी लेवल लिस्टिंग इसी चीज को कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वर्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं नीचे यहाँ कोई वर्ड लिख लेता हूँ ये, और यहाँ पर मैंने लिख लिया फॉर एग्जांपल कंप्यूटर। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस कंप्यूटर का जो ये टॉपिक है इसकी साइज को मैं थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास मेन टॉपिक है, सही है ना। इसको मैं कैपिटल में कन्वर्ट करता हूँ। कैपिटल की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई दी, शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 के साथ ये कैपिटल होगा और कंट्रोल B के साथ ये बोल्ड होगा। अब मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक जो है ये यहाँ सेंटर पर आ जाए। तो सेंटर पर लाने के लिए आपने टॉपिक को सेलेक्ट करना है या हेडिंग को सेलेक्ट करना है और सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करना है तो ये सेंटर में आ जाएगा। सही है। अगर आप राइट साइड पर लाना चाहते हैं तो सिंपली आपने यहाँ राइट अलाइनमेंट पर क्लिक करना है तो ये राइट साइड पे आ जाएगा। सेंटर और लेफ्ट इनकी शॉर्टकट कीज है। कंट्रोल E सेंटर के लिए इस्तेमाल होता है, कंट्रोल E और कंट्रोल L लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है और कंट्रोल R राइट अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। सही है ना। कंट्रोल E, कंट्रोल L और कंट्रोल R, इस तरीके से आप लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट जो है वो कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी ये बात। इसके बाद आता है हमारे पास जस्टिफाई का ऑप्शन। जस्टिफाई का क्या मतलब होता है? जस्टिफाई का सिंपल ये मतलब होता है कि आपके पास ये पैराग्राफ है, अगर आप इस पैराग्राफ के लेफ्ट साइड को देखें तो ये तो बिल्कुल एक ही लेवल पर है, मतलब कोई आगे पीछे लाइन नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर आप राइट साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर आगे पीछे है लाइन। और अब आप चाहते हैं कि दोनों साइड पे हमारा जो पैराग्राफ है वो इक्वल हो जाए, मतलब एक ही लेवल पर आ जाए, कोई लाइंस या वर्ड जो है वो आगे पीछे ना हो। तो इसके लिए हम प्रेस करते हैं जस्टिफाई ऑप्शन। सिंपली आपने जस्टिफाई पर क्लिक कर लेना है तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, मतलब कोई भी लाइन आगे पीछे या कोई भी वर्ड आगे पीछे यहाँ पर नहीं है। और जस्टिफाई की शॉर्टकट की है कंट्रोल J। और जस्टिफाई में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी हैं, बहरहाल हम ये इस्तेमाल नहीं करते, सिंपली जस्टिफाई के इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास जो पैराग्राफ है वो सीधा जस्टिफाई हो जाए। बहरहाल ये भी आपके पास ऑप्शन हैं और आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर एक्सप्लोर करना चाहे। बहरहाल अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो अपने साथ क्वेश्चन राइट डाउन कर लें, फिर मैं इंशाल्लाह इसको फिर आपको जवाब दूंगा। आपको जो भी कंफ्यूजन है वो फिर मैं क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास पैराग्राफ लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पैराग्राफ है
और अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है और आपने इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज करनी है या फिर डिक्रीज करनी है। इंक्रीज करनी है तो यहाँ पर नीचे आ जाएं, अगर डिक्रीज करनी है तो सिंपली यहाँ से आप कर सकते हैं। सही है ना। इसके बाद हमारे पास आता है शेडिंग। शेडिंग कहते हैं बैकग्राउंड कलर को देने को। फॉर एग्जांपल मैं इस पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूं, तो सिंपली आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर शेडिंग के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। आप कौन सा कलर बैकग्राउंड में देना चाहते हैं तो सिंपली आप वो बैकग्राउंड में दे सकते हैं। सही है। अगर मैं इस कलर को रिमूव करना चाहूं तो सिंपली ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कर लें और नो कलर पर क्लिक कर लें तो ये रिमूव हो जाता है वहां से। इसके बाद हमारे पास आता है बॉर्डर का ऑप्शन। बॉर्डर तो हम ज्यादातर टेबल्स में यूज कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पैराग्राफ है और मैं इसको बॉर्डर में बंद करना चाहता हूँ, इनक्लोज करना चाहता हूँ, तो सिंपली आपने ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है। आपने बॉटम बॉर्डर मतलब नीचे बॉर्डर लगाना है, टॉप में लगाना है, लेफ्ट साइड पे लगाना है, राइट साइड पे लगाना है, बॉर्डर बिल्कुल देना ही नहीं है या ऑल बॉर्डर करना है। ऑल बॉर्डर के साथ क्या हो जाएगा कि आपका कंप्लीट आउटसाइड बॉर्डर जो है वो आपके पैराग्राफ पर आ जाएगा। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, ये आप खुद भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब आप इसको मतलब ये आप मूव करें कर्सर तो नीचे वो इफेक्ट आपको दिखाई देगा कि इससे ऐसा बॉर्डर आएगा, इससे ऐसा बॉर्डर आएगा। सही है। अच्छा, फिलहाल मैं जो हूँ वो नहीं चाहता, कोई भी बॉर्डर नहीं चाहता, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है क्या, इसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश लिख रहा हूँ, सही है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि माय नेम इज शादमान अमीन एंड आई एम फ्रॉम साबराबाद करक KPK पाकिस्तान। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश जो मैं राइट अप कर रहा हूँ यहाँ पर या राइटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ मैं, तो ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है। लेकिन अगर आप यहाँ पर उर्दू टाइप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अब उर्दू लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उर्दू तो राइट टू लेफ्ट होती है, तो उसके लिए हम यहाँ से अपने लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं उर्दू में, और फिर यहाँ पर क्या होता है कि इस डायरेक्शन को भी यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो अब जब मैं यहाँ पर उर्दू लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं मैं उर्दू टाइप कर रहा हूँ और मैं साबराबाद से हूँ। सही है। तो उर्दू को टाइप करने के लिए फिर हम यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन जो है उसको चेंज कर देते हैं। अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है, अगर आप उर्दू टाइप कर रहे हैं तो फिर राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये चीज। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास सॉर्टिंग ऑप्शन। सॉर्टिंग किस लिए इस्तेमाल होता है? सॉर्टिंग इसलिए इस्तेमाल होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई टेबल है, या आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक टेबल को इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट पे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं एक टेबल को इंसर्ट करता हूँ। यहाँ से फॉर एग्जांपल ये टेबल मैंने इंसर्ट कर लिया, ये आप देख सकते हैं। टेबल की भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि सीरियल नंबर, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फादर नेम। सही है। यहाँ पर मैंने लिख लिया फादर नेम। अब यहाँ पर जब आप आते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने रेंडमली एंट्रीज की हैं 3, 2, 4, 5, 1, 7, 8। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सीरियल नंबर मैंने रेंडम यहाँ पर एंटर किए हैं इनको मैं सीक्वेंस में लाऊं, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं सॉर्ट ऑप्शन को। सिंपली आपने सॉर्ट में क्लिक करना है और आपने सॉर्ट बाय कॉलम करना है। यहाँ पर कॉलम 1 को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, असेंडिंग मतलब 1 से 10 तक, डिसेंडिंग मतलब 10 से 1 तक, आप क्या करना चाहते हैं। मैं असेंडिंग में करना चाहता हूँ तो ओके कर लूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 से 8 तक अरेंज हो गए हैं। तो इसी मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या जी, सॉर्ट ऑप्शन। इसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा और है, ये सॉर्ट जो है, ये मजीद हम एक और काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो किस लिए? वो इसलिए कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर नाम है, मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ है जाहिर और आबिद और समीर और साहिल और अमजद और अकबर, ये मेरे पास नाम है। सही है ना।
अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि इन नामों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना चाह रहा हूं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मींस कि ए से जेड तक अरेंज हो जाए, मतलब सबसे पहले ए अल्फाबेट जिसमें आ रहा है वो हो, फिर बी, फिर सी, फिर डी एंड अप टू जेड। तो यहाँ पर भी आप सॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह? सिंपली आपने नामों को सेलेक्ट करना है और फिर सॉर्ट ऑप्शन में चले जाना है और फिर यहाँ पर आपने असेंडिंग सेलेक्ट करना है और ओके करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ए वाले नाम जो हैं वो पहले आ गए हैं और इसी तरह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये मेरे साथ अरेंज हो गए हैं। तो सॉर्ट ऑप्शन इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद आते हैं जी शो इन हाइड ऑप्शन। ये टूल जो है इसको कहते हैं शो इन हाइड ऑप्शन, शो और हाइड ऑप्शन। शो और हाइड ऑप्शन इस चीज से इस्तेमाल होता है, इसका कोई और काम नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि हमें फॉर्मेटिंग का पता चल जाए कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया है, कहाँ पर मैंने टेब बटन को प्रेस किया है और कहाँ पर मैंने स्पेस बटन को प्रेस किया है। फॉर एग्जांपल मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर शो इन हाइड ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ यही ना बल्कि ये पूरे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग आपको बताता है। इस निशान का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपने एंटर प्रेस किया है और इस निशान का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपने स्पेस को प्रेस किया है। सही है ना? ये इसका मतलब क्या होता है कि आपने यहाँ पर एंटर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सिंबल आ गया है, फिर एंटर, फिर एंटर, फिर एंटर। सही है? लेकिन अगर आप स्पेस प्रेस करते हैं तो स्पेस का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने डॉट प्रेस किया है। लेकिन अगर आप टेब का बटन प्रेस करते हैं तो ये निशान आएगा, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपने टेब प्रेस किया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं कि कहीं पर मैंने फजूल स्पेस तो नहीं लगाई, कहीं पर मैंने फजूल एंटर तो प्रेस नहीं किया है, कहीं पर मैंने फजूल टेप तो प्रेस नहीं किया है, ताकि मैंने बिला वजह अपनी स्पेस को पकड़ाया हुआ है इनकी वजह से। तो सिंपली आपने बैक स्पेस प्रेस करना है और वो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैंने ये चीज़ें गलत की हैं, तो आप फिर अपने फॉर्मेटिंग को चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो इसके बाद है हमारे पास स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में कौन कौन से टूल्स हैं? यहाँ पर हेडिंग को देने के लिए टूल हैं और टाइटल को देने के लिए टूल्स हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको नॉर्मल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। नॉर्मल का क्या मतलब होता है? नॉर्मल का मतलब ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वे बिल्कुल नॉर्मल हालत में है। फॉर एग्जांपल इंटर के बाद जितनी स्पेस होनी चाहिए वो मौजूद है, और अगर आप पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ में जितने स्पेसेस हैं वो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट जो स्पेसेस होते हैं उसको नॉर्मल कहते हैं। सही है ना? दूसरा है नो स्पेसिंग। नो स्पेसिंग का मतलब ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जो भी डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ या जो भी एप्लीकेशन लिख रहा हूँ या जो कुछ भी यहाँ पर लिख रहा हूँ वो इतनी ज्यादा स्पेस जो है वो ना ले। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, मिसाल के तौर पर ये जाहिर है, और इसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कितना नीचे आ जाता है, मतलब ज्यादा स्पेस देता है। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं एंटर प्रेस करूं तो ये इतना ज्यादा स्पेस ना दे, बल्कि बिल्कुल इसी के नीचे यहां पर मैं दूसरा नाम लिख सकूं। तो इसके लिए हम फिर क्या प्रेस करेंगे? नो स्पेसिंग पर प्रेस कर लेंगे। अब जब नो स्पेसिंग पर प्रेस कर लिया, इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि दूसरा नाम बिल्कुल उसी के नीचे लिखा आ रहा है। सही है? लेकिन अगर आप इस स्पेसिंग को फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि नहीं स्पेस आए, तो फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ नॉर्मल पर प्रेस कर देते हैं और फिर अगर इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो फिर ये ज्यादा स्पेस जो है वो देगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये आप देख सकते हैं कि ये स्पेस अब ज्यादा हो गई है। सही है ना? और नॉर्मल तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम नॉर्मली किसी डॉक्यूमेंट को एप्लीकेशन को हम चाह रहे होते हैं कि नई पेजेस कंज्यूम हो। अगर हमारे पास स्पेस इफिशिएंट है, मतलब पेजेस ज्यादा हैं, तो फिर आप नॉर्मल में काम करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इतने ज्यादा स्पेसेस नहीं चाहिए क्योंकि मैं ज्यादा पेजेस जो है उनको कवर नहीं करना चाहता, 2-3 पेजेस तक ही काम करता हूं या एक ही पेज पर सब कुछ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर आपने यहाँ पर नो स्पेसिंग पर क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान स्पेसिंग जो होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। सही है? इसके बाद हमारे पास आता है हेडिंग स्टाइल। ये सारे हेडिंग फॉर्मेट हैं। सही है ना? जितनी भी यहाँ पर स्टाइल आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे हेडिंग स्टाइल हैं। लेकिन यहाँ पर है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, मतलब कुछ हेडिंग्स होती है ना। अब हेडिंग 1 हम कब इस्तेमाल करते हैं?
हेडिंग 1 हम तब इस्तेमाल करते हैं जब भी हम किसी चैप्टर का नाम लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेन टॉपिक होता है और उसके अंदर जो भी सब टॉपिक्स होते हैं तो उनको हम फिर हेडिंग 2 जो है वो दे रहे होते हैं। ये अब आपकी मर्जी है, आप हेडिंग 1 देना चाहें, हेडिंग 2 देना चाहें, लेकिन हेडिंग 1 और हेडिंग 2, हेडिंग 3 इनमें फर्क ही सिर्फ ये होता है कि इनकी जो फॉन्ट साइज है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ इसको हेडिंग 1 देता हूँ, इसको हेडिंग 1 दी हुई है, तो हेडिंग 1 की जो फॉन्ट साइज है वो 16 है। लेकिन अगर मैं हेडिंग 2 ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं अब यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये हेडिंग 2 आ गई। अब हेडिंग 2 की जो फॉन्ट साइज है वो आप देख लें तो वो 13 है। सही है ना? इनमें सिर्फ फॉन्ट साइज का फर्क होता है और इस्तेमाल के हवाले से ये डिफरेंट होते हैं कि हेडिंग 1 जो होता है वो हम मेन हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि हेडिंग 2 जो है वो हम सब टॉपिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम हेडिंग 3 की बात करें तो वो सब टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। सही है? और यहां से हेडिंग देने का एक और फायदा भी है कि फॉर एग्जांपल आपका डॉक्यूमेंट लिमिटेड है और आपके डॉक्यूमेंट में फॉर एग्जांपल 10 टॉपिक हैं, 15 हैं, 20 हैं, 100 हैं, 500 हैं और आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर मैं चला जाऊं, तो फिर एक तरीका तो यह है कि आप सिंपली 1 बाय 1 सर्च करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नीचे हूँ और मैं अब चाहता हूँ कि कंप्यूटर का टॉपिक है वहां पर मैं जाना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से स्लाइड करेंगे, 1 बाय 1 चेक करेंगे कि कंप्यूटर का टॉपिक कहाँ है और फिर जब पहुंच जाएंगे तो फिर उसके बाद आप उसको रीड आउट करेंगे। लेकिन अगर आप ये हेडिंग फॉर्मेट्स देते हैं अपने हेडिंग को तो उसका फायदा ये होगा कि जब आप रिव्यू में जाएंगे और या व्यू में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, नेविगेशन पेन होता है, जिस तरह आप ये देख सकते हैं। जब आप नेविगेशन पेन पर क्लिक करेंगे और अगर आपने अपने हेडिंग जो है वो बिल्कुल या होम टैब के हेडिंग स्टाइल को इस्तेमाल किया यहाँ पर आपने, तो फिर आपको वो टॉपिक्स यहाँ पर दिखाई देंगे। जितनी भी आपके टॉपिक्स होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर आप मौजूद होगी और जिस भी टॉपिक पर आप जाना चाहते हैं सिंपली आपने उस टॉपिक पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नीचे आ गया और मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर के टॉपिक पर पहुंच जाऊं, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है तो कंप्यूटर का टॉपिक आपके सामने आएगा। इसी तरह अगर रेम पर क्लिक करेंगे तो रेम का टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास आता है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट का ऑप्शन। फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। फाइंड का क्या मतलब है? फाइंड का मतलब यह है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में आप किसी वर्ड को सर्च करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है नीड और आप चाह रहे हैं कि मैं नीड के वर्ड को फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो आपने सिंपली क्या करना है कि फाइंड पर क्लिक कर लेना है। यह नेविगेशन पेन में आपके सामने आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, नीड के वर्ड को यहाँ पर क्लिक करना, टाइप करना है। तो नीड के जितने भी वर्ड हैं वो हाईलाइट हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी नीड के वर्ड हैं यहाँ पर। सही है? अब लाजमी बात है कि जब मैं किसी वर्ड को फाइंड करने की कोशिश करता हूं तो लाजमी बात है कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई या कोई काम होगा मेरा उसके साथ, तो इस वजह से मैं इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब इसके बाद आता है हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन। अगर आप इस चीज को रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब मैं ये चाहता हूं कि ये नीड जो है ये स्मॉल में लिखा हुआ है, एन, इसका एन जो है वो स्मॉल लेटर में है और मैं इसका एन जो है वो कैपिटल में करना चाह रहा हूं, तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर रिप्लेस पर क्लिक कर लेना है और रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद ये जो फाइंड वाला वर्ड है वो तो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि कैपिटल एन और डबल ईडी के साथ रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। अब अगर आपने यहाँ पर सिर्फ रिप्लेस पर क्लिक कर लिया तो सिर्फ एक वर्ड जो होगा नीड का वो इस नीड के साथ चेंज होगा, रिप्लेस होगा। लेकिन अगर आपने रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर लिया तो ये कह रहा है कि मैंने 10 रिप्लेसमेंट जो है, मतलब नीड का जो ये वर्ड है उसको कैपिटल एन वाले नीड के साथ चेंज, रिप्लेस करवा दिया है। तो ये है फाइंड और रिप्लेस। और लास्ट है सेलेक्ट का। तो सेलेक्ट ऑल का मतलब यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में सब कुछ चीजों को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का। अगर आप ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर पिक्चर्स हैं, इमेजेस वगैरह हैं, उनको जब आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक कर सकते हैं। सही है ना? इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में सिलेक्शन किस तरह करनी है। देखें, कंप्यूटर में या यहाँ पर सिलेक्शन के 3 तरीके होते हैं। एक तो ये कि जहां से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वहां से आपने माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करना है और जहां तक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वहां तक चले जाना है और फिर माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ देना है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप क्लिक कर लें एक बार और फिर शिफ्ट होल्ड कर लें और आपकी कीबोर्ड में एरो कीज होती हैं। आप डाउन एरो की अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि कंप्लीट लाइन की सिलेक्शन हो रही है।
और शिफ्ट को होल्ड करते हुए अगर आप अप एरो की को सेलेक्ट करते हैं तो ये ऊपर जाता है, सही है। अगर आप राइट एरो की को होल्ड करते हैं, मतलब शिफ्ट को होल्ड रखना है आपने, सही है, और राइट एरो की को मैं प्रेस कर रहा हूं तो ये राइट की तरफ सिलेक्शन कर रहा है। अगर मैं शिफ्ट को होल्ड रखता हूं और लेफ्ट को बटन को प्रेस करता हूं तो फिर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर सिलेक्शन जो है वो कर रहा है, सही है। फाइंड की शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने फाइंड वाला मेन्यू जो है वो आएगा। और रिप्लेस की शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। जब आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो आपके सामने रिप्लेस वाली जो डायलॉग बॉक्स है या रिप्लेस मेन्यू जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये था एमएस वर्ड का होम टैब, और मैंने आपसे कहा था कि मैं 118 कंप्लीट टैब जो है वो अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ का मसला ना हो। अगर फिर भी किसी टैब में या किसी पॉइंट पर आपको समझ ना आई हो तो लेक्चर अपलोड करने के बाद आप फिर कमेंट में मुझसे सवालात पूछ सकते हैं और फिर हम इंशाल्लाह उनको फैसिलिटेट करेंगे और उनका जवाब आपको मिलेगा। तो आज के लिए ये फर्स्ट क्लास काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।